क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब फिल्मी पर्दे पर दिखाई जाने वाली घटनाएं असल जिंदगी में उतारनी पड़ गईं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज स्वाति रेड्डी केस। ये कहानी शुरू होती है भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर से। यहीं पर एक जाना माना हॉस्पिटल है, डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल। तो 27 नवंबर 2017 की दोपहर में एक महिला अपने साथ किसी आदमी को लेकर इसी अपोलो हॉस्पिटल में आती हैं। ये शायद इनके पति थे। ये दोनों लोग नागर कुर्नूल नामक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए थे। आदमी की हालत बहुत बुरी थी। इनका चेहरा और कंधे के आसपास का एरिया तेजाब जैसी चीज से झुलसा हुआ था। इनका चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। महिला ने इनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। डॉक्टर्स इनका इलाज शुरू करते हैं। इसके बाद ये महिला अपने घर वालों और ससुराल में कॉल करती हैं। सबको इस हॉस्पिटल का एड्रेस देती हैं। इन्होंने हॉस्पिटल आने से पहले भी सबको कॉल किया था। ये फ़ोन पर बात करते करते हॉस्पिटल के काउंटर पर आती हैं और एडमिशन फॉर्म भरती हैं। इन्होंने अपना नाम बताया स्वाति रेड्डी और उन आदमी का नाम लिखा सुधाकर रेड्डी। सुधाकर इनके पति थे। थोड़ी ही देर में इनके परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। स्वाति इन्हें सब कुछ बताती है कि मैं और सुधाकर घर से बाहर आए हुए थे। थोड़ी दूर किसी जगह पर 4 बदमाशों ने इन्हें घेर लिया और फिर पति पर तेजाब फेंक दिया। ये सब सुनकर परिवार को बहुत दुख पहुंचता है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमारे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी होगी? अंदर सुधाकर का ट्रीटमेंट चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं। इन्होंने खुशखबरी दी कि पेशेंट खतरे से बाहर है। चेहरा 30% जल चुका है लेकिन अब स्टेबल है। डॉक्टर ने सबको मिलने की इजाज़त भी दे दी। वैसे स्वाति और सुधाकर के 2 बच्चे भी थे। 1 या 2 दिन पहले ये अपने नानी के घर चले गए थे, ऐसे ही घूमने के लिए। स्वाति ने ही इन्हें भेजा था। खुशकिस्मती से वो दोनों इनके साथ नहीं थे, वरना इनके साथ भी वो घटना घट सकती थी। यहाँ सुधाकर के चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी, पूरा चेहरा ढका हुआ था। इस वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते थे। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार, दोस्त यार सुधाकर से मिलने, इसको देखने के लिए आने लगे। ये दिन प्रतिदिन ठीक होते जा रहा था। कुछ ही दिनों में ये बात करने भी लगता है, लेकिन लड़खड़ा कर बात करता था, क्योंकि अभी भी इसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह के आसपास का चेहरा भी एसिड से जला हुआ था। वो भी रिकवर हो रहा था। सुधाकर को अभी सॉलिड फूड खाने की इजाज़त नहीं थी। इसे लिक्विड फूड ही दिए जाते थे, जिन्हें चबाने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे ही निगल जाएं। मामला थोड़ा और ठीक हुआ तो डॉक्टर बोले कि इनका चेहरा बिगड़ चुका है। वापस पहले जैसा करने के लिए इनके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। पत्नी स्वाति मान जाती है। आगे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी मान जाते हैं। कुछ ही दिनों में सुधाकर लिक्विड फूड के साथ सॉलिड फूड भी खाने लगा। पहले इन्हें फूड पाइप से खाना खिलाते थे, लेकिन अब ये चबाकर खाने लगा। धीरे धीरे ये ठीक हो रहा था। सुधाकर की माँ भी अपने बच्चे को देखकर थोड़ा संतुष्ट होती है। यही अपने बेटे के लिए रोज खाना बनाकर लाती थीं और खिलाती थीं। माँ को अच्छे से पता था कि इनके बेटे को क्या पसंद है। एक दिन इन्होंने बड़े प्यार से मटन सूप बनाया और पैक करके अपने छोटे बेटे यानी सुधाकर के छोटे भाई के साथ हॉस्पिटल आती हैं। इन्होंने सुधाकर को बताया कि आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे मनपसंद चीज़ बनाकर लाई हूँ, मटन सूप। सुधाकर माँ की तरफ देखता है और मना कर देता है, इसे वो सूप नहीं पीना। माँ समझाती है कि भूख लगी होगी, पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन सुधाकर ये पीने से सरासर मना कर देता है, इनकार कर देता है। इससे माँ को थोड़ा दुख हुआ कि ये इतने प्यार से बनाकर लाई हैं और ये मना कर रहा है। छोटे भाई भी यहीं खड़े थे। ये देखकर इनको थोड़ा अजीब लगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। इनकी तो ये बहुत पसंदीदा चीज़ है, ये तो घर पर जिद करके बनवाते हैं। कितना भी पेट भरा हो ये ज़रूर मटन सूप पीते हैं, लेकिन आज इन्हें क्या हो गया। सूप को देखकर सुधाकर का मूड भी ऐसा हो गया जैसे उसने पहली बार देखा हो, कभी टेस्ट नहीं किया हो। जैसे किसी प्योर वेजिटेरियन के सामने नॉनवेज रख दें तो जैसा उसका एक्सप्रेशन हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर था। माँ ने तो उतना नहीं, पर छोटे भाई ने इस पर गौर किया। यहाँ सबका हॉस्पिटल में आना जाना चल रहा था। कुछ ही हफ्तों में सुधाकर भी हॉस्पिटल के बेड से उठ सकता था, चल फिर सकता था, घूम सकता था। ऐसे ही एक दिन छोटे भाई अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ हॉस्पिटल आते हैं। इन्होंने अपने बड़े भाई यानी सुधाकर को चलते हुए देखा। छोटे भाई को ये चीज़ थोड़ी अलग लगी। सुधाकर के चलने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। ऐसे ही इनके बोलने का स्टाइल, आवाज़, बिहेवियर, कैसे ये खाना खाते हैं, उनके उठने बैठने का तरीका, अपने छोटे भाई से कैसे ये बात करते हैं, उनके सामने कैसे पेश आते हैं, मतलब पूरा इंसान ही जैसे अलग हो। पहले सुधाकर अपने छोटे भाई से हंसी मजाक करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन अब यहाँ ये जैसे अनजान से हो गए हों। काम से काम रखते थे, कम बातें करते थे, हमेशा सीरियस रहते थे।
छोटे भाई को सामने वाले इंसान से अपनापन और बड़े भाई का व्यक्तित्व बिल्कुल भी झलक नहीं रहा था। इन्होंने एक और बात पर गौर किया कि हॉस्पिटल में जब भी रिश्तेदार सुधाकर से मिलने आते हैं तो ये ऐसे मिलता है जैसे कि ये पहली बार मिल रहा हो, जैसे इसे पता नहीं कि ये लोग क्या लगते हैं। इस दुर्घटना से पहले सुधाकर के जिनसे अच्छी बनती थी उन्हें भी ये ठीक से पहचान नहीं रहा था। ये एसिड वाली घटना 27 नवंबर को हुई थी। इन्हीं सब में छोटे भाई को एहसास हुआ कि इनके भाई पर इतना भयंकर हमला किया गया है, अभी तक पुलिस हमसे बात करने क्यों नहीं आई। इसके बाद दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में एक दिन छोटे भाई यहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेन दर्ज कराने के लिए कि इनके भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। इन्होंने वारदात की डेट बताई। पुलिस ने पूछा कि आप उसी समय क्यों नहीं आए, इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हैं। जितना जल्दी बताते हमें उन बदमाशों को पकड़ने में उतनी आसानी होती। अब तक तो वो लोग शहर छोड़कर कहीं भाग भी चुके होंगे, उन्हें कहाँ ढूंढें। पुलिस की ये सारी बातें सुनकर छोटे भाई के दिमाग में आया कि ये लोग तो ठीक बोल रहे हैं। उस समय भाभी ही भाई के साथ थी, उन्होंने उसी समय पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, अभी तक नहीं बताया। उनके सामने ही उनके पति पर ऐसा हमला किया गया, लेकिन वो चुप क्यों हैं। फिर ये छोटे भाई अपने बड़े भाई सुधाकर को लेकर अपने मन में जितनी भी चीजें चल रही थीं सब कुछ पुलिस के सामने रखते हैं कि वो मेरे भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। पहली बार में तो वो साथ रहने वाले फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचान रहे थे। उनका चाल ढाल, बिहेवियर सब कुछ अलग है। ये सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमला तो चेहरे पर हुआ, दिमाग पर नहीं, बाकी शरीर तो ठीक है। छोटे भाई खुद आकर पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजें बता रहे थे। पुलिस को एक्शन लेना ही था। यहीं पर थाने के इंस्पेक्टर भी खड़े थे और इन बातों को सुन रहे थे। इन्हें लगा कि ये केस थोड़ा रोमांचकारी है, सॉल्व करने में मजा आएगा। वैसे ही ये बहुत दिनों से सेम ड्यूटी करते करते पक चुके हैं। इन्होंने बोला कि मैं इस केस की छानबीन करूंगा, इसको हैंडल करूंगा। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ने इन्हें ही इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया। ये सारी चीजें छोटे भाई ने किसी से भी डिस्कस नहीं किया था, सीधे आकर पुलिस को बताया। ये पुलिस स्टेशन आ रहे हैं इसकी खबर भी किसी को नहीं थी, घर वालों को भी नहीं थी। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन यह काम चुपचाप करना था, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा लगा कि तेजाब वाली घटना के बारे में पुलिस छोटे मोटे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव था कि जो आदमी हॉस्पिटल में खुद को सुधाकर रेड्डी कह रहा है वो सच में है या नहीं। भाई की पत्नी स्वाति भी उस इंसान को अपना पति मान रही थी, उसको कुछ डाउट नहीं था। उसने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया कि तुम मेरे पति जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तुम्हारा बिहेवियर अलग है। बल्कि अब तो ये अपने पति से भी ज़्यादा उसकी देख रेख कर रही थी। इतना तो पहले पति का भी नहीं करती थी जितना अब कर रही है। चूंकि सुधाकर अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था, चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी, उससे सख्ती से तो क्या नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते थे, वरना लोग क्या समझेंगे। वैसे भी उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मान लो अगर वो कोई बहरूपिया सुधाकर भी है तो उसको सुधाकर से रिलेटेड सारी चीज़ें पता ही होंगी। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्या किया जाए, कैसे पता करें, डीएनए जांच करें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इससे इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव शायद फेक सुधाकर को पता चल जाए। अगर स्वाति उसके साथ इन्वॉल्व है तो वो भी सतर्क हो सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इनके फिंगरप्रिंट्स मैच कराए जाएं। लेकिन ये कैसे होगा। अब छोटे भाई के साथ मिलकर पुलिस ने जैसे तैसे सुधाकर कहने वाले इंसान के फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए। अब बारी थी असली वाले सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स लाने की। ये आधार कार्ड के जरिए निकल सकता था, क्योंकि आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट में फिंगरप्रिंट्स फीड होते हैं। इसके बाद पुलिस आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर पर जाती है। छोटे भाई अपने बड़े भाई का आधार कार्ड लेकर पहुंचते हैं। पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए इनके फिंगरप्रिंट्स निकलवा लिए। अब ये लोग पुलिस स्टेशन आकर किसी जानकार से हॉस्पिटल में एडमिट उस शख्स और असली सुधाकर दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स किसी भी एंगल से मैच नहीं हुए। एक ही नाम का एक इंसान, लेकिन उसका और उसके लीगल डॉक्यूमेंट का फिंगरप्रिंट अलग अलग। जबकि इसने तो खुद जाकर वो डॉक्यूमेंट बनवाया, खुद का फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन कराया। सुधाकर की पत्नी भी कोई डाउट नहीं कर रही थी, कहीं ये भी तो इस बहरूपीय इंसान से मिली तो नहीं। खुद को सुधाकर बताने वाले इंसान से तो नहीं, लेकिन स्वाति से बात कर सकते थे। लेकिन उसे भी शक नहीं होना चाहिए कि पुलिस क्या पता करना चाहती है। इसके बाद पुलिस के कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं और स्वाति से कहते हैं कि हमने सुना कि आपके पति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया तेजाब से। इसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ जानकारी लेनी है। स्वाति ने कुछ बोला नहीं, ये पुलिस स्टेशन चलने के लिए मान गई। इसके बाद इसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करते हैं। इसने वही चीज़ें बताई जो फैमिली मेंबर्स को बताई थीं कि ये और इसके पति काम से बाहर निकले थे। किसी सुनसान जगह पर 4 बदमाशों ने घेरा और पति पर तेजाब फेंक दिया। ये सुनकर पुलिस स्वाति से सवाल पर सवाल करना शुरू कर देती है कि आपके पति के साथ ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपने कंप्लेन क्यों नहीं कराई? वो चारों कौन थे? आपके पति की उनसे क्या दुश्मनी है? ऐसे ही सारे सवाल पूछे जा रहे थे।
दूसरी तरफ असली वाले सुधाकर के माताजी से बात करते हैं। इनके अनुसार इन्होंने 26 नवंबर को बेटे को कॉल किया था। उस समय बेटा घर से बाहर था। थोड़ा बातचीत हुआ, फिर बेटे ने बोला कि ये घर पर पहुंचने वाला है, थोड़ी देर बाद कॉल करेगा, लेकिन इसके बाद कॉल नहीं आया। एक तरफ माँ के अनुसार बेटे ने बताया कि ये घर पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ स्वाति ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के बाद सुनसान जगह पर वो घटना घटी। माँ के और स्वाति के बयान में अंतर था। धीरे धीरे पुलिस थोड़ी और सख्त होकर स्वाति से पूछताछ करने लगी। इसका तो रोज का ऐसा काम था नहीं कि पुलिस बुलाए और इस तरह से बात करे। स्वाति का पुलिस के सवालों से हालत खराब होने लगा, ये डर जाती है। इसी में इसने बताया कि इसके पति सुधाकर इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद इसने अपने पति और अपनी पूरी कहानी बताई। कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 10 दिसंबर 2017 तक पुलिस ने स्वाति को अरेस्ट कर लिया। स्वाति पहले एक नर्स थी और किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करती थी। इसके पति सुधाकर रेड्डी भी किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। ये दोनों किसी जगह पर मिलते हैं, इनमें दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। कहीं कहीं पर लिखा है कि इनका अरेंज मैरिज हुआ था। खैर, दोनों ने अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताया। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अरेंज मैरिज के जैसे दोनों के घर वाले मिलते हैं, बातें होती हैं, दोनों की शादी फिक्स हो गई। साल 2014 में इनकी शादी करा दी गई। आगे चलकर इनके 2 बच्चे भी हुए। पति का भी काम अच्छा चल रहा था और पत्नी का भी। दोनों के रिश्ते ठीक थे, लेकिन शादी के 2-3 सालों के अंदर ही बच्चों के जन्म के बाद स्वाति शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी। इसके कमर और घुटनों में दर्द होने लगा। ठीक से ये बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। इनके पति सुधाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, इससे ही ये ठीक हो सकती है। इसके बाद सुधाकर फिजियोथेरेपिस्ट का पता लगाते हैं। एक मिलता है, राजेश रेड्डी। अब सुधाकर अपनी पत्नी स्वाति को इसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज कराने के लिए लाने लगे। कुछ दिन तो ये खुद स्वाति को ले जाते ले आते थे, फिर ये खुद अकेले आने जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश में अच्छी जान पहचान हो गई। कभी कभी राजेश खुद स्वाति को इसके घर पर छोड़ने आने लगा। वैसे स्वाति और इसका पति सुधाकर अपने परिवार से दूर रहते थे। इसकी वजह थी इनका प्रोफेशन। ये दोनों अकेले ही अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहते थे। जब सुधाकर घर पर नहीं होता तब भी स्वाति राजेश को घर पर बुलाने लगी। इसमें ही स्वाति राजेश को पसंद करने लगती है। राजेश भी इसे पसंद करने लगा। सुधाकर को लगता था कि इनकी पत्नी फिजियोथेरेपी ले रही है, लेकिन यहाँ पर आशिकी चल रही थी। राजेश और स्वाति दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर स्वाति की तरफ से एक प्रॉब्लम थी। ये शादीशुदा थी, इसके पति और 2 बच्चे थे। ये कैसे शादी कर सकती है? स्वाति को लगा कि अगर ये अपने पति से डाइवोर्स ले तो लोग क्या सोचेंगे, इसके घर वाले क्या सोचेंगे कि इनके 2 बच्चे हैं और ये डाइवोर्स ले रही है। सबको डाइवोर्स के पीछे की वजह भी बतानी पड़ेगी। इनके बीच ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था। आखिर ये किस मुंह से अपने पति से डाइवोर्स ले, किस मुंह से सबको बताए? भले ही पति काम की वजह से पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसके साथ इसके मायके वालों की भी बदनामी होगी कि अपनी बेटी को कैसा संस्कार दिया है। अब ये दोनों सोचने लगे कि आखिर कैसे शादी करें। इन्हीं दिनों स्वाति अपने टीवी पर एक मूवी देख रही थी, ये वडू। आपने शायद इस मूवी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मोटे मोटे तौर पर इस मूवी में एक हीरो का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से दूसरे हीरो के चेहरे से बदल दिया जाता है। ऐसे ही इसकी कहानी है। अच्छी मूवी है, टीवी पर आती रहती है। इत्तेफाक से उस दिन भी यही मूवी टीवी पर चल रही थी। इस मूवी को देखकर स्वाति के दिमाग की घंटी बजती है। इसको आइडिया मिलता है। मूवी देखने के बाद इसने राजेश को कॉल किया और अपना आइडिया बताया। राजेश को भी ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद दोनों खाली समय में मिलकर इस मूवी को वापस से देखते हैं। इन्होंने करीब 20 बार इस मूवी को देखा होगा। इनका प्लान था कि किसी तरह से स्वाति का पति सुधाकर यहाँ से गायब हो जाए, फिर इसकी जगह प्लास्टिक सर्जरी कराकर राजेश को यहाँ ला दें। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने संगा रेड्डी के किसी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात भी की। क्या किसी और का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से किसी और को दे सकते हैं? ऐसा करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है। काफ़ी हद तक चेहरा बदल सकते हैं। ये नवंबर का महीना चल रहा था। दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। इनको शादी करना था, साथ रहना था और जल्द से जल्द सुधाकर को ठिकाने भी लगाना था। उसको मारने के अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। ये लोग 26 नवंबर 2017 का दिन चुनते हैं। इसके 1 या 2 दिन पहले स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को इनके नानी के घर टेलकापल्ली भेज दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब 26 नवंबर का दिन शुरू होता है। स्वाति सारी तैयारियां करती है। कत्ल में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारा इंतजाम करती है। 26 नवंबर की रात में सुधाकर अपने घर पर आते हैं। घर में पहले से ही राजेश छिपकर बैठा हुआ था। जैसे ही सुधाकर घर में प्रवेश किए, राजेश एक लोहे की रॉड से सुधाकर के सर पर वार करता है।
तुरंत ये जमीन पर गिर गए। इसके बाद राजेश यहाँ से भाग गया। स्वाति घर के अंदर ही थी। इसने जब ये आवाज़ सुनी तो भागकर दरवाजे के पास आती है। फिर ये सुधाकर को घसीटकर बेडरूम के पास ले गई और बेड के पास लिटा दिया। इसके बाद ये अपने एक रिश्तेदार अरविंद नामक आदमी को कॉल करती है। ये थोड़ी ही दूर पर रहते थे। फिर स्वाति अरविंद की मदद से सुधाकर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर इनकी मलहम पट्टी करते हैं। फिर ये लोग घर पर आते हैं। ये 26 नवंबर की रात की बात है। स्वाति ने सुधाकर को कन्विंस किया कि आप बेड पर सो रहे थे, अचानक जमीन पर गिर गए, आपका सर जमीन से टकरा गया। स्वाति की बात ये मान जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। अरविंद यहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे 27 नवंबर का दिन शुरू होता है। भोर में 5 बजे के आसपास ही स्वाति अरविंद को जगाकर इनको इनके घर पर भेज देती है। इनके जाने के बाद इसने राजेश को कॉल किया। राजेश पूरी तरह से तैयार था। फिर स्वाति ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला, उसमें एनेस्थीसिया भरा। ये बेहोश करने वाली दवा है। सर्जरी के टाइम पर डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। चूँकि स्वाति एक नर्स थी तो इसको अच्छे से पता था कि कितना डोज देना है और कितनी देर तक ये बेहोश रहेगा। थोड़ी ही देर में राजेश घर पर आता है। फिर दोनों मिलकर लोहे की रॉड और मसाले पीसने वाले सिलबट्टे के बट्टे से सुधाकर के सर पर वार करने लगते हैं। तकिए से दम घोंटते हैं। जब इन्हें एहसास हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई तो बेड सीट में इसे लपेटकर गाड़ी में भर देते हैं। स्वाति के घर से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था। दोनों इसी जंगल में गाड़ी से जाते हैं। यहाँ पर एक गड्ढा खोदते हैं। ये ज़्यादा गहरा नहीं था। इसके बाद इन्होंने गड्ढे में सुधाकर के शव को फेंक दिया। फेंकने के बाद ये उस पर पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर आग लगा देते हैं। ये दोनों ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते थे। इन्हें लगा कि चेहरे से कोई इसे पहचान सकता है। फिर इसके चेहरे को रॉड से पीट कर और भी बिगाड़ते हैं। इसके बाद मिट्टी से गड्ढे को भरकर दोनों स्वाति के घर आ गए। अब बारी थी आगे के प्लान की, यानी राजेश का चेहरा तेज से जलाने की, जिससे इसे कोई पहचाने ना और प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर का चेहरा दे सके। ये थोड़ा हिचक रहा था। फिर स्वाति इसको समझाती है कि ये तो करना ही पड़ेगा वरना हम दोनों फंस जाएंगे। इसके बाद स्वाति ने खुद अपने हाथों से राजेश को ताप से जला दिया। इसने केवल 30% ही जलाया था, जिससे आसानी से सर्जरी हो पाए और ज़्यादा दर्द भी ना हो। आप यहाँ सोच सकते हैं कि ये औरत कितनी हद तक गिर गई। जिससे शादी किया उसको मार दिया, जिससे प्यार किया उसे पाने के लिए ताप से उसका ही चेहरा बिगाड़ दिया। दोपहर में स्वाति अपने परिवार को कॉल करके कहती है सुधाकर पर किसी ने फेंक दिया है, ये हॉस्पिटल जा रही है, आप भी पहुंचिए। इसके बाद ये औरत राजेश को लेकर नागरकुर्नूल से हैदराबाद के DRDO अपोलो हॉस्पिटल जाती है। राजेश वेजिटेरियन था लेकिन सुधाकर नॉन वेजिटेरियन। ये बात शायद स्वाति राजेश को बतानी भूल गई थी। इसीलिए राजेश ने उस मामूली से मटन सूप को पीने से साफ इनकार कर दिया, जिससे सुधाकर के छोटे भाई को इस पर शक होता है और सारा भांडा फूट जाता है। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को अरेस्ट किया गया था। फिर राजेश के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं। 14 दिसंबर तक ये डिस्चार्ज हुआ और फिर पुलिस इसे भी अरेस्ट कर लेती है। 15 दिसंबर को इनको कोर्ट में पेश करते हैं। यहाँ से इन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिलती है। पुलिस आगे इनके बताए गए जगह से सुधाकर का शव, इसके अलावा वो सिरिंज, आयरन रॉड, मसाला पीसने वाले सिलबट्टे का बट्टा, एक क्रोबार और एक चुन्नी बरामद करती है। ये सारी चीज़ें कत्ल में यूज़ की गई थीं। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार किया। सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल शुरू होता है। ऑफिशियल्स के अनुसार कुछ आउटसाइडर्स ने मिलकर स्वाति को बेल दिलाने की कोशिश की, लेकिन स्वाति ने मना कर दिया। इसे उम्मीद थी कि इसके परिवार का कोई बेल दिलाने के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेट लीगल सर्विस के कुछ लोग कोर्ट जाते हैं। स्वाति को बेल मिलता है। इसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक 8 महीने बीत चुके थे। जब ये जेल से बाहर आई तो सब कुछ देखकर हैरान रह गई। इसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि इसके घर वाले भी नहीं। ये महबूब नगर के जेल में कैद थी। बेल के बाद किसी ने भी इसको अपने घर में जगह नहीं दी। फिर अथॉरिटीज़ ने इसे विमेन शेल्टर में भेज दिया ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचा पाए और ये ठीक से रह सके। बेल के बाद भी कोर्ट में ट्रायल चल रहे थे, लेकिन स्वाति कोर्ट के बुलाने पर भी पेश नहीं हो रही थी। फिर कोर्ट ने इसके बेल को रिजेक्ट कर दिया। राजेश और स्वाति पर सुधाकर के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। दोनों बच्चे अपने दादी के घर पर रहते हैं। स्वाति के घर वालों ने भी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।